ठीक है, देख अभी क्या है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेटा हम मैथ्स में स्टेटमेंट हम किसे बोलते हैं, जिसका पर्टिकुलरली ट्रू वैल्यू टी में आता है या तो फॉल्स में आता है, दो ही आता है, या तो ट्रू आंसर आएगा या तो फॉल्स आएगा। जैसे कि टू इज अ प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर है कि नहीं, यस और नो, तो इट इज यस, तो ट्रू है ये। एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर, फॉल्स है ना, एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, तो ये ट्रू या तो फॉल्स में आंसर आ रहा है। द सन राइजेस इन द वेस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी फॉल्स है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये ट्रू है। तो जिन भी स्टेटमेंट्स का ट्रू या फॉल्स में आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। और स्टेटमेंट को जनरली हम पी क्यू आर से प्रेजेंट करते हैं। मतलब देख ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसको मैं आर बोल दूंगा, इसे मैं पी बोल दूंगा। फिर से अब इनका ट्रूथ वैल्यू रहता है बेटा, ट्रूथ वैल्यू ट्रू या तो फॉल्स रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं, और सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट रहेगा ना तो उसको सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट रहेगा तो उसे सिंगल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मतलब क्या होता है, जिसका ट्रू भी आंसर आ सकता है, फॉल्स भी आंसर आ सकता है, दोनों आंसर सेम टाइम पे आ सकता है। जैसे देख यहां पर दिया है कि x प्लस 4 इक्वल्स टू 8 है, x के जगह पे 4 भी आ सकता है, x के जगह पे 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, उसने बोला नहीं x क्या है, तो x हमारे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, तो x ओपन रख दिया है उसने, तू डिसाइड कर x क्या है। तो मैं तो इसको सॉल्व थोड़ी ना करूंगा, मैं स्टेटमेंट है या नहीं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट तो है, लेकिन इसका ट्रुथ वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको सेंटेंस बोल देते हैं। हमने बाद में देखा करके ओपन सेंटेंसेस को कैसे अपन स्टेटमेंट में चेंज करते हैं, ठीक है। नाउ फिर हमने देखा कि ये सारे सिंपल सेंटेंसेस थे, सिंपल स्टेटमेंट्स थे। फिर हमने देखा कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने वाला टर्म, उसको हम लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे पहला, राकेश इज गुड पर्सन एंड ही ड्रिंक्स टी, दो सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया एंड से। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एंड से जोड़ा है, बचपन में हमने ये ऑलरेडी देखा था। जैसे मानसून इज वेरी गुड इन दिस ईयर एंड द रिवर आर राइजिंग, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को एंड से जोड़ दिया। स्नेहा इज फैट और अनहैप्पी, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है। इफ इट रेन्स हेविली देन द स्कूल विल बी क्लोज, दो स्टेटमेंट्स है। इफ देन, इफ मतलब गिवन पार्ट होता है, देन मतलब प्रूफ पार्ट होता है, ठीक है। अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये दो स्टेटमेंट्स है, इफ एंड ओनली इफ। तो दो स्टेटमेंट को इफ एंड ओनली इफ ने जो कनेक्ट किया है, इफ देन से कनेक्ट किया है, और से कनेक्ट किया है, एंड से कनेक्ट किया है, तो ये चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। और यहां पर हमने क्या देखा था, नॉट भी देखा। नॉट क्या है बेटा, लॉजिकल ऑपरेटर बोला जाता है। नॉट को क्या बोला जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर बोला जाता है। जैसे राकेश इज गुड पर्सन, तो तुम क्या लिखोगे, राकेश इज नॉट गुड पर्सन, बैड पर्सन नहीं लिखना बेटा, राकेश इज नॉट गुड पर्सन। या तो तुम ऐसे लिखोगे, इट इज फॉल्स दैट राकेश इज गुड पर्सन, इट इज नॉट ट्रू दैट राकेश इज गुड पर्सन, इट इज नॉट द केस दैट राकेश इज गुड पर्सन। मतलब एक चीज को, नॉट को आप चार चीजों में ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग वेज में, ठीक है। देन कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या,
कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब दो स्टेटमेंट को ज्वाइंट करने को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे ऊपर हमने देखा कि लॉजिकल कनेक्टिव्स कैसे दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइंट करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा अभी कि वो जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइंट करने के बाद जो सेंटेंस बनता है ना, उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट में जो सिंबल यूज होता है, जैसे कि एंड को हम लोग उल्टे वी से डिनोट करते हैं। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। क्या देखा था, एंड देखा। ओके, एंड मतलब उसको हम सिंबॉलिकली बेटा उल्टे वी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे। पेन कहाँ रख दिया मैंने। एंड को हम कुछ ऐसे उल्टे वी से प्रेजेंट करते बेटा। बेटा ध्यान दिया इधर। नाउ ये इसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। और मतलब वी से प्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग डिसजंक्शन बोलते हैं। नॉट मतलब नेगेशन। ये ऐसा एस लिखना है कंपलसरी, आपको नीचे से ऊपर की तरफ एस लिखना है। ठीक है, इसको हम नेगेशन बोलते हैं। इफ देन को हम लोग कंडीशनल और इम्प्लीकेशन बोलते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट दूसरे वाले स्टेटमेंट पे इंप्लाई हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन बोलते हैं। इफ एंड ओनली इफ को हम लोग डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं या तो बाय कंडीशनल बोलते हैं। ओके, अब इनका ना सेट्स चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेट्स चैप्टर में इनका मीनिंग है, जैसे कि एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है बेटा, और मतलब यूनियन होता है सेट थ्योरी में। सबको पता है इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दो सेट थ्योरी में दो अलग अलग ग्रुप का कॉमन पार्ट। ओके, फिर यूनियन मतलब क्या, ये सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन कर लेना, उसको यूनियन बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, सेट थ्योरी में कोई ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, और उसके अंदर जो एलिमेंट नहीं है, सपोज 4 5 6, इसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। फिर कंडीशनल और इम्प्लीकेशन मतलब सबसेट। सबको पता है सबसेट, पता है तुझे सबसेट क्या होता है? इधर सबसेट मतलब क्या होता है? सबसेट मतलब सपोज सेट ए है, सेट एस है, सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 का। अब इसमें देख रहे हो ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। ए के सारे एलिमेंट सेट एस में है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ एस। ए इज सबसेट ऑफ एस, तो उसको हम क्या जनरली बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। समझा क्या ये देखा था क्या इससे पहले? फिर बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। सबसेट में कभी कभी कॉमन भी हो सकता है। देख ऐसे बी एलिमेंट है, बी सेट है, बी सेट में 1 2 3 4 5 है, तो तू ऐसे भी लिख सकता है ए इज इक्वल्स टू एस, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट एस में है ना, तो सबसेट ऐसे भी हो सकता है बेटा। बाय कंडीशनल मतलब क्या, इक्वल सेट। जैसे ये वाला देख, सबसेट वाला एग्जांपल दिया जिसमें दोनों सेट इक्वल है, एलिमेंट्स इक्वल है, तो ए इक्वल्स टू एस लिख सकते हैं। ओके, उसको इक्वल सेट बोलते हैं। कंपलसरी इक्वल एलिमेंट होने चाहिए। तो इक्वल सेट का अगर ड्राइंग करना है तो कुछ ऐसे बनाते हैं, सेट ए है और यही सेट एस बी है। ठीक है, ये इक्वल सेट बन जाता है। फिर हमने क्या देखा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में स्टेटमेंट्स को हम कैसे फॉर्म करते हैं, बहुत इजी है बेटा सिंबॉलिक फॉर्म में इसको फॉर्मेशन में लाना। जैसे कि यहां पर
मैं अगर ये स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आ रहा हूँ तो देख, और है, पहले वाले स्टेटमेंट को मैंने P बोल दिया, और को V बोल दिया, और 2+3 को मैंने Q बोल दिया, मतलब उसका नाम Q रख दिया। तो इसको सिंबॉलिकली बेटा तू कैसे लिखेगा? P और Q, ये तेरा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया इसका, ठीक है। देख, मैंगो इज फ्रूट, बट मतलब बेटा एंड होता है। देख, एंड को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? एंड को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? अदर इंग्लिश वर्ड सच एज बट, yet, though, still, moreover, neither nor are also used to join two simple statement instead of and। मतलब and के अलावा हम लोग ये स्टेटमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। समझा क्या है? देख एक बार फिर से, बट, येट, दो, स्टिल, मोरेवर, नाइदर नॉर, ये भी एंड के जगह पे अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एंड। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? बट देख रहे हैं। बट मतलब क्या हो जाएगा? मैंगो इज फ्रूट बट पोटैटो इज वेजिटेबल। तो मैंगो इज फ्रूट को मैंने पी बोल दिया, बट मतलब क्या है? एंड है, उल्टा वी। और पोटैटो इज वेजिटेबल को मैंने क्या बोल दिया? क्यू बोल दिया, ठीक है। ऐसे इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे बेटा, मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। मिल्क इज वाइट को मैंने पी बोल दिया, और को मैंने वी बोल दिया, ग्रास इज ग्रीन को मैंने क्यू बोल दिया। तो ये पी और क्यू हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। देख, आई लाइक प्लेइंग पी हो गया, बट को जनरली मैं एंड से लिखता हूं। नॉट सिंगिंग मतलब नेगेशन बात कर रहा है, मतलब ये नेगेशन ऑफ क्यू हो गया बेटा। नॉट लग गया मतलब नेगेशन हो गया वो, ठीक है। फिर इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। इवन दो मतलब क्या? एंड। तो यहां पर इट इज क्लाउडी जो स्टेटमेंट है उसको पी लिखा, इवन दो को एंड लिखा, इट इज स्टिल रेनिंग को क्यू लिख दिया। तो ये तेरा स्टेटमेंट हो गया, इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। नाउ इसके बाद राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अर्थ इज प्लैनेट एंड मून इज स्टार। ये समझने के लिए पहले आप लोगों को टेबल समझना पड़ेगा। देख बेटा, यहां पे कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब जनरली एंड होता है, तुझे पता है अभी एंड होता है। अब इसको अगर मैं सर्किट डायग्राम में प्रेजेंट करूं तो एंड को मैं सीरीज करंट में दिखाऊंगा, मतलब लीनियर करंट, ऐसे एक लाइन में करंट रहता है। अब देख, ये एक स्विच है और ये एक स्विच है और यहाँ पे बल्ब है, करंट यहां से पास हो रहा है बेटा, ठीक है। अगर एक भी बटन बल्ब है ना तो करंट पास नहीं होता जनरली। तो यहाँ पे देख, ये टी है ये टी है, तो बल्ब जलेगा क्या? दोनों भी चालू है तो बल्ब मेरा जलेगा, करेक्ट, करंट पास होगा। ये वाला चालू है ये वाला बंद है, तो बल्ब जलेगा क्या मेरा? नहीं। अगर ये वाला बंद है ये वाला चालू है तो बल्ब जलेगा क्या? पहले ही बंद है तो दूसरा चालू करके मतलब ही नहीं, तेरा बल्ब जलेगा ही नहीं। फिर उसके बाद दोनों भी बल्ब बंद है, दोनों भी स्विच बंद है, तो तेरा बल्ब फिर भी नहीं जलेगा। मतलब एंड में ना तुझे याद रखना है टी 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 होता है। एंड में क्या होता है? टी 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 होता है, देख, बाकी सब फॉल्स होता है। तो एंड में 4 कंडीशंस आती है बेटा, सब यहाँ पे। तो टी और टी क्या होगा? टी होगा, अदर देन दैट फॉल्स होगा। तो सर्दी काफी ज्यादा।
समझा क्या ये तुम लोगों को, न्यू स्टूडेंट जितने भी है यहाँ पे? अब देख और का कैसे, और मतलब पैरेलल करंट बेटा, और मतलब पैरेलल करंट। अब पैरेलल करंट मतलब कुछ ऐसा, ये बल्ब है, सपोज सर्किट है, यहाँ पे बल्ब है, ऊपर से भी करंट पास हो सकता है, नीचे से भी करंट पास हो सकता है, दोनों साइड से करंट पास हो सकता है। ये बल्ब भी चालू ये वाला स्विच भी चालू रखा है, ये वाला स्विच भी चालू रखा है, बल्ब जलेगा क्या? जलेगा। ये वाला स्विच मैंने चालू रखा है, ये वाला स्विच बंद रखा है, करंट पास होगा क्या? जलेगा। ओके, मतलब TF F होगा। ये वाला स्विच मैंने बंद कर दिया है, ये वाला चालू कर दिया है, तो बल्ब जलेगा क्या? नीचे से करंट जाएगा ना बेटा, तो बल्ब तो जलने ही वाला है। दोनों स्विच मैंने बंद कर दिया है, तो फिर करंट जाएगा ही नहीं, बल्ब बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर तुझे कैच वर्ड क्या सीखना है बेटा? तेरा FF होता है, बाकी सब ट्रू होता है। इसका लॉजिकल टेबल में क्या होता है? FF होता है, बाकी सब ट्रू होता है। ये समझा तुम लोगों को? एंड का था और का था। नाउ नेगेशन, नेगेशन में क्या होता है? स्टेटमेंट का नेगेटिव लिखना रहता है। जैसे P है, P का नेगेशन क्या होगा? उसको हम ऐसे नेगेशन ऑफ P लिखेंगे। अगर तेरा स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेटिव फॉल्स हो जाएगा, अगर तेरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेटिव ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा फॉर ऑल अगर है तो उसका नेगेशन हम लोग लिखते हैं सम, सम है तो उसका नेगेशन फॉर ऑल, एवरी है तो उसका नेगेशन देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट है तो उसका नेगेशन एवरी होगा। इसके ऊपर हमने सम्स भी देखे हैं बेटा। अब ऊपर के स्टेटमेंट देख लेते हैं कुछ। देख, अर्थ इज प्लैनेट, ये P स्टेटमेंट है सपोज, ठीक है, अर्थ इज प्लैनेट, ये P स्टेटमेंट है। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है बताओ मुझे, ट्रू है या फॉल्स है? अर्थ इज प्लैनेट ट्रू है ना, एंड मतलब ये हो गया। मून इज स्टार, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। तो देख, ये ट्रू और ये F है, तो ट्रू एंड F, एंड मतलब सीरीज करंट, एक ट्रू है एक F है, तो बल्ब जलेगा क्या? F आंसर आ जाएगा, तो इसका ट्रूथ वैल्यू F हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखने का पैटर्न है, आप ऐसे समझ सकते हो बस। नाउ 16 इज इवन नंबर, ट्रू है क्या? ये ट्रू है। एंड मतलब ये हो गया 8 इज परफेक्ट स्क्वायर, ट्रू है क्या? ये फॉल्स है बेटा, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर, तो ये फॉल्स है। अब देख, ट्रू है और ये फॉल्स है, बल्ब जलेगा क्या? नहीं, तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी F आ जाएगा। A quadratic equation has two distinct roots. False है बेटा। A quadratic equation has two real roots. ये true statement है। 6 has 3 prime factors. 6 has 3 prime factors. तो 6 के कितने prime factors है? 2 है बेटा। 6 के मल्टीपल कितने देख, 1 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। प्राइम फैक्टर मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आते। तो कितने प्राइम फैक्टर है? 2, 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है बेटा? जो 1 और खुद के टेबल में आते हैं। मतलब जैसे 2 का मल्टीपल कितना है? 1 और 2 है। 3 का मल्टीपल कितना है? 1 और 3 है। लेकिन 1 का मल्टीपल कितना है? 1 है। तो अगर एक ही मल्टीपल रहेगा तो उसको प्राइम फैक्टर नहीं बोलते। जनरली प्राइम फैक्टर के 2 मल्टीपल होंगे। तो 6 के कितने प्राइम फैक्टर्स है? 2 है, ना कि 3 है। तो ये स्टेट पहला वाला भी फॉल्स है, दूसरा वाला भी फॉल्स है, तो तेरा आंसर फॉल्स ही आएगा।
फिर हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन बट दे आर द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दोनों भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट मतलब एंड, तो ये इधर एंड से जोड़ेगा और तेरा आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स हमने देखे हुए। देख अभी नेक्स्ट क्या देखना है अपने को कि डबल इम्प्लीकेशन। तुमने देखा डबल इम्प्लीकेशन में अगर साइंस डिफरेंट है तो तुम्हारा आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। ये सारे बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और हमने देखा कि डबल इम्प्लीकेशन में ना बेटा, अगर डबल इम्प्लीकेशन है ना तो इस स्टेटमेंट में क्या होता है कि P इम्प्लाई करता है, मतलब P डिपेंडेंट है Q पे एंड Q भी डिपेंडेंट है P पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए, ऐसा है। नाउ P डबल इम्प्लाइज Q को हम रीड कैसे करते हैं? Q इफ एंड ओनली इफ P, ये भी रीड कर सकता है तू। P इज नेसेसरी फॉर एंड सफिशिएंट फॉर Q, देखो एंड बीच में, Q इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर P, P implies Q and Q implies P, ये जो मैंने इधर लिखा P implies Q and Q implies P, then P implies and is implied by Q, तो ऐसे भी रीड कर सकते हैं इसको। फिर हमने यहाँ पर भी वही चीज देखी, पहले तो हमने क्या देखा, स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिकली लिखना सीखा, फिर उसके बाद उसका ट्रुथ वैल्यू निकाला, ये वाले एक्सरसाइज में भी। यहाँ पे तो थर्ड में हमने नेगेटिव स्टेटमेंट लिखना सीखा। फोर्थ वाले एक्सरसाइज में भी वही किया बेटा कंप्लीटली। फिर हम फिफ्थ वाले एक्सरसाइज पे आए। फिफ्थ वाले एक्सरसाइज में हमने क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट देखे, जिसमें जैसे फॉर ऑल एक्स है और देयर एग्जिस्ट, ये चीजें देखिए, अगर कहीं पे आएगा तो मैं सिखा दूंगा ये फिर से। देन हमने 1 पॉइंट स्टेटमेंट पैटर्न्स देखे, जिसमें हमने क्या देखा, ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है। तो ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ रोज बनाने होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने होंगे। तो जनरली n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट्स हैं। अगर दो स्टेटमेंट है, दो P और Q है, तो 2/2 4 कॉलम बनते हैं। अगर 3 स्टेटमेंट है तो 2/3, ये n है बेटा, 8 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो ये रो बना, सॉरी 8 रो बनेंगे, ये रो बनाने का फॉर्मूला है। कॉलम बनाने का फॉर्मूला क्या है, m प्लस n है। n मतलब क्या, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, m मतलब क्या, नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, मतलब वो जो साइन है, एंड, और, नेगेशन, इम्प्लाइज, ये सारी साइन कितनी है, ये सब दोनों चेक करने का, और तुझे पता चलेगा कि कॉलम कितना बनेगा। फिर हमने देखा लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, इसी को लॉजिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं। मतलब दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटेंजेंसी, जैसे कि किसी स्टेटमेंट में अगर उसका लास्ट कॉलम का सारा वैल्यू ट्रू है ना, सब ऊपर से लेके नीचे तक, तो उसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं। अगर लास्ट कॉलम में किसी सारा वैल्यू फॉल्स है ना, तो उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं उस स्टेटमेंट को। और लास्ट कॉलम में अगर ट्रू और फॉल्स है ना, तो उस स्टेटमेंट को हम कंटेंजेंसी बोलते हैं। तो ये 3 अलग अलग चीजें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। क्लास वर्क 6 का कौन सा हो गया था सब? फोर्थ का फर्स्ट हो गया था ना। प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब फोर्थ का सेकंड आपको होमवर्क दे दिया रहेगा मैंने।
एक ही किया ना, एक एक ही कर रहे थे, कॉमन सम से सारे। नाउ फिफ्थ वाला देखते हैं। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटेंजेंसी। कंटेंजेंसी मतलब क्या? कंटेंजेंसी मतलब फॉल्स और ट्रू वाला। तो देखिए यहाँ पे P एंड नेगेशन ऑफ Q है, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q है। तो ब्लैंक पेज पे जाते हैं हम। देखिए क्लास वर्क था बेटा, फोर्थ वन ये। अब हम सेकेंड पे आते हैं। P एंड नेगेशन ऑफ Q, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। P and negation of Q implies negation of P and negation of Q। देख अब इसका तुझे ट्रूथ टेबल बनाना होगा और ट्रूथ टेबल बनाकर चेक करना होगा कि इसका आंसर क्या है। तो ट्रूथ टेबल पहले ध्यान से देख लो कैसे बनता है। तो ट्रूथ टेबल में पहले तो तुझे रोज बनाने होंगे। तो रोज में क्या होता है, कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे? दो ही है सिर्फ, P और Q है। P और Q है सिर्फ। तो 2 रेज टू n इक्वल्स टू 2 है। कौन है? P एंड Q है। तो 2 रेज टू 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर? 4। 4 रोज बनेंगे। अब कॉलम्स कितने बनेंगे? तो कॉलम्स बनने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर रोज तो 2 है, लॉजिकल कनेक्टिव्स देख कितना है। यहाँ पे एक एंड है, देख नेगेशन ऑफ Q और सेम नेगेशन ऑफ Q रिपीट हो रहा है। तो इसको तुम 2 काउंट करोगे, ये 1 और ये 2 हो गया। ये देखिए 3 है, ये 4th नेगेशन है और ये 5th है। तो टोटल 5 नेगेटिव, 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है। मतलब कॉलम कितना बनेगा? 7 कॉलम बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। ऐसा बेटा तुझे अगर यहाँ पे 4 रोज बनाने हैं तो कैसे बनाते हैं? पहले तुझे P Q R से ही चालू करना है। ऐसे ही लिखता है P Q R, बट यहाँ पर P Q ही है। नाउ जो पहला कॉलम रहेगा ना, उसके अंदर एलिमेंट्स जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं T T F F। बेटा देख 2T 2F कैसे लिखेंगे? 2T 2F। जो दूसरा है ना, उसमें 1T 1F रहेगा। 1T 1F, 1T 1F। ठीक है। अब देख तुझे ना धीरे धीरे बेटा 2 मिनट रुक जाओ फिर लिखो, उन लोगों को आता है। ठीक है, नहीं तो तुमको समझेगा नहीं। तुझे ना धीरे धीरे सम को सॉल्व करना होगा। कैसे? सम में हमेशा 2 पार्ट्स रहेंगे, 2 4 बहुत सारे पार्ट्स रहेंगे। तो तुझे ध्यान से देखना है। यहां पर इनके बीच में क्या था? एंड देख तुझे 2 ब्रैकेट दिख रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट में तुझे P पता है कि नहीं? P के सारे वैल्यू पता है ना बेटा। इधर नेगेशन ऑफ Q पता है क्या? नहीं पता है, तो उसको बनाना पड़ेगा। नेगेशन ऑफ Q, इधर नेगेशन ऑफ P है तो तू नेगेशन ऑफ P भी पहले ले सकता है। तो नेगेशन ऑफ Q लिया। नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन में क्या होता है देख, इधर T है तो इधर क्या हो जाएगा? F। उसका ऑपोजिट F है तो T हो जाएगा, T है तो F हो जाएगा, F है तो T हो जाएगा। देख LHS के दोनों वैल्यू पता चल गए तुझे, है ना? तो तू LHS को फाइंड कर सकता है बेटा। ठीक है, सॉल्व कर सकता है। तो उसको फिलहाल रख देता हूं मैं। RHS के दोनों वैल्यू पता है क्या? देख नेगेशन ऑफ Q पता चल गया, नेगेशन ऑफ P पता है क्या?
नहीं, तो उसको भी ढूंढ लेते हैं। नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? टी का ऑपोजिट फॉल्स है, टी का ऑपोजिट फॉल्स है, एफ का ऑपोजिट ट्रू, एफ का ऑपोजिट ट्रू। अब देख एलएचएस में दो पार्ट है, लेफ्ट और राइट, वो भी पता चल गया। आरएचएस में दो पार्ट है, लेफ्ट और राइट, वो भी पता चल गया। तो अभी दोनों ब्रैकेट्स ढूंढते हैं, ये ब्रैकेट्स ढूंढकर निकालते हैं। तो जैसे कि ये है P एंड नेगेशन ऑफ Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q, बीच में क्या साइन है बेटा? एंड मतलब क्या? कंजंक्शन। एंड मतलब क्या? सीरीज करंट। एंड मतलब क्या? सीरीज करंट। अब सीरीज करंट में क्या होता है? टी होता है। क्या होता है बेटा? एंड में ना टी एंड टी होता है। एंड में क्या होता है? टी एंड टी होता है। तो देख तू P एंड नेगेशन ऑफ Q में टी कौन सा है? ये है टी, तो इसका आंसर T आएगा। और कोई टी है क्या? नहीं है, मतलब बाकी सबका आंसर क्या है? फॉल्स है। ये तुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। राइट हैंड साइड देखते हैं, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। देख इन दोनों के बीच में भी क्या है? एंड है। एंड में क्या होता है? टी होता है। तो तुझे अभी ढूंढना है नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q में। तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q में कोई टी है क्या? देख ये तो FF है, ये तो TF है, ये तो FT है, ये देख ये TT है। तो यहां पर क्या आएगा तेरा आंसर? T आएगा। अदर देन दैट सारे तेरे फॉल्स आएंगे। ओके अब देख ये है इम्प्लीकेशन। लेफ्ट हैंड साइड भी पता चल गया, राइट हैंड साइड भी पता चल गया। तो इम्प्लीकेशन अब अप्लाई करना पड़ेगा। इम्प्लीकेशन कैसा होगा? T इम्प्लाइज F इज F। इसका लॉजिकल जो अपने को लॉजिकल पॉइंट याद रखना है वो क्या है? T इम्प्लाइज F है। तो यहाँ पे हम लोगों को TF चेक करना पड़ेगा। तो TF सिर्फ एक ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? F। इधर P and negation of Q implies negation of P and negation of Q। ये 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये 7th कॉलम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है? देख 5th कॉलम 6th कॉलम पे इम्प्लाई हो रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इम्प्लीकेशन में क्या होता है? TF F होता है, बाकी सब ये FT है, FF है, FF है, तो बाकी सब ट्रू होता है। तो ये हो जाएगा TF तेरा F हो जाएगा, बाकी सब ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू। अब देख लास्ट वाले कॉलम में ट्रू फॉल्स में आंसर है, मतलब सिंस all the elements, all the truth values in last column are in T and F, therefore it is contingency। ऐसा तुझे आंसर लिखना होता है बस। अभी ना एक काम कर बच्चा, तुझे ना टेबल का यूज करके, ओके पीछे जो टेबल है ना बेटा 5, उसका यूज करके सेकंड वाला सम ट्राई करना है। किधर है 6 कॉलम? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, 6th के सेकंड में कहाँ पे 6 कॉलम? 5th के सेकंड में तो 1 2 4 रोज है, और कॉलम कितना है? 3 4 5 6 कॉलम्स है। 5:6 किधर करते रे बेटा पर? देख 5 + 6 किधर किया? 2 + 5 किया है।
अच्छा 5 इम्प्लाइज 6 किया है, तो उधर वो 4 इम्प्लाइज 6 हो सकता है, जो भी रहेगा। 4 डबल इम्प्लाइज 5 हो सकता है, 3 डबल इम्प्लाइज 4 हो सकता है, जैसे भी रहेगा। मतलब ये दोनों में इसका नंबर और इसका नंबर ले लेने का ऐसे। देख बेटा रो कैसे बनता है, स्टेटमेंट कितने हैं, 2 है, पी और क्यू है। तो फॉर्मूला है 2:n, तो n का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2:2 कितना हो जाएगा, 4। हाँ 3 रह सकते हैं, तो 2:3 होगा तो कितना हो जाएगा, 8। वो मैं सिखाऊंगा, 6 का फर्स्ट है वो, तो फिलहाल तो मैं 2 वाला ही दे रहा हूँ। तो 2 स्टेटमेंट है ना, तो ऐसे बनेंगे टी टी एफ एफ टी 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 एफ। पहला 2 वाला कॉलम सेम रहेगा, नेक्स्ट का भी, ठीक है। फिर कॉलम कितने बनते हैं बेटा, ध्यान दे, क्या नाम है तेरा, राजवीर। ध्यान दे बेटा, यहाँ पे कॉलम कितने बनते हैं, मैं एक सम और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, अच्छे से, मतलब तो और भी अच्छे से समझेगा ही। थोड़ा तुम लोग से हेल्प लेता हूँ सॉल्व करते हुए। देख, 5th का सेकेंड वाला क्या है, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, डबल इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ P और Q। बेटा ये पहली बार में नहीं समझेगा राज भी, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से एक बार देखना होगा। देख रोज कितने बनेंगे, तो रोज का फॉर्मूला है 2:n। n कितना है देख, 2 ही स्टेटमेंट है, P और Q, P और Q ही, नेगेशन को कंसिडर नहीं करने का। आंसर कितना आ जाएगा, 4 आएगा। कॉलम कितना बनेगा देख, कॉलम है m+n, m मतलब नंबर नहीं, लॉजिकल कनेक्टिव, नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव। बेटा 2 ही है, P और Q, 2 स्टेट नहीं, उसको दे उधर कंसिडर करना है बेटा। ये समझा रोज तुझे कैसे बना है, बस अभी कॉलम पे देख, ध्यान दे। m मतलब नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, m मतलब नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, और n मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने देख, 1 2 3 4 है, 4 लॉजिकल कनेक्टिव है, स्टेटमेंट कितने, 2, तो तेरे कॉलम कितने बनेंगे, 6 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बड़ा सा टेबल, अभी कभी कभी क्या होता है ना, इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिख सकता ना मैं लास्ट कॉलम में, तो इसको मैं नंबर्स भी दे सकता हूँ। ये हो गया देख P, ये हो गया Q, तो P और Q पहले बना लेने का बेटा। पहला जो होगा ना वो TT होगा, FF होगा, दूसरा जो होगा वो TF होगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में P और Q दोनों भी पता है क्या, यस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट स्टेटमेंट अपने को पता है। राइट हैंड साइड में नेगेशन ऑफ P नहीं पता है, Q पता है, तो नेगेशन ऑफ P इधर बनाना पड़ेगा। तो नेगेशन ऑफ P का नेगेशन होगा T का नेगेशन F T, ओके। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q में क्या होता है, P इम्प्लाइज Q में T F होता है बेटा, P इम्प्लाइज Q में TF होता है। अदरवाइज बाकी सारी चीजें क्या होंगी, T हो जाएंगी,
तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे टी लिख लेते हैं, बाकी सारे ये टी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। इधर तक लिख के ले दो मेरे साथ रहे। अगर साइन डिफरेंट रहेगा, डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, अगर साइन डिफरेंट रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे देख साइन डिफरेंट है क्या, टी 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 है, एफ एफ सेम साइन है, सारे वैल्यू ट्रू आ गए, बिकॉज कोई भी साइन डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट कॉलम में सारे वैल्यू ट्रू आ गए ना, सिंस ऑल द ट्रूथ वैल्यू, ये ट्रूथ वैल्यूज है, ट्रूथ वैल्यू इन लास्ट या तो इन सिक्स्थ कॉलम इज ट्रू, हेंस इट इज अ टोटोलॉजी। यहाँ पे दो स्टेटमेंट को तुझे इक्वल बता रहा है। अब ये दो स्टेटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कॉलम बना, अलग अलग टेबल बना सकते हैं, या तो एक ही टेबल में भी दिखा सकते हैं। समझा क्या, एक टेबल में दिखाएगा तो काम कम हो जाएगा, या तो तू अलग अलग टेबल में दिखाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी चलेगा, बस दो टेबल बन जाता है। तो देख अभी इसको एक टेबल में कैसे बताते हैं, ठीक है। तो देख गिनते हैं अभी कितने रोज बनेंगे, ध्यान दे बेटा कितने रोज बनेंगे। देख इधर कितने स्टेटमेंट है, पी क्यू आर, तो रोज देख कितने बनेंगे बेटा, रोज यहाँ पे 2�3 बनेंगे, 8 बनेंगे। कॉलम कितने बनेंगे देख, कॉलम, तो कॉलम में एक साइन है, 2 3 4 5, 5 साइन है, तो 3 स्टेटमेंट है और 5 लॉजिकल कनेक्टिव है। टोटल कॉलम कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। टोटल कॉलम कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। 3 स्टेटमेंट और 5 लॉजिकल कनेक्टिव। नहीं नहीं, वो इक्विवेलेंस है, वो इक्वल टू की साइन है बेटा, अपने को वही प्रूव करना है, LHS और RHS इक्वल। अब बेटा अगर इसमें एक भी ब्रैकेट सेम होता ना, पूरा का पूरा, ध्यान दे ऐसा Q एंड R होता ना, Q एंड R होता ना, तो अपने को यहां पर एक कॉलम कम बनाना पड़ता। लेकिन तू बना भी देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुझे वो समझ जाएगा, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होगी बेटा। अगर तूने ज्यादा कॉलम बना दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे रोज कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, तो रोज 8 बनेंगे, तो उसके हिसाब से मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट, यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है, P और Q एंड R इक्विवेलेंस टू P और Q एंड P और R, ठीक है। अब हमें पता है करके यहाँ पर कितने रोज बनने वाले, 8 रोज बनने वाले। तो 8 रोज के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज, और ऊपर नाम भी लिखना पड़ता है ना अपने को, तो ये इतना बड़ा कॉलम इधर बनेगा। अब यहाँ पर पहले वाले में P होगा, दूसरे वाले में Q होगा, तीसरे वाले में R होगा। देख बेटा ऐसे ही जाना होगा। अभी 8 का हाफ कर दिया तो 4 ट्रू हो जाएगा और 4 फॉल्स हो जाएगा। तो पहले में ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दूसरा वाला 2 ट्रू 2 फॉल्स, तीसरा वाला 1 ट्रू 1 फॉल्स। ओके, ये हुआ। अब देख तुझे क्या करना है, तुझे 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स को बनाना है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड के स्टेटमेंट को बना सकता हूँ पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड के स्टेटमेंट को पहले मैं बना लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में P पता है मुझे बेटा, ठीक है, यहाँ पे मुझे P पता है, मुझे ये ब्रैकेट नहीं पता है, तो मैं ये ब्रैकेट को बना लेता हूँ Q एंड R।
तो Q एंड R, एंड मतलब क्या, एंड में क्या होता है बेटा, T एंड T होता है, सीरीज करंट है ना, तो T और T होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इधर T देखेंगे तो देख ये T दिख रहा है मुझे, ये T है, ये T हो जाएगा, और कहाँ पे, यहाँ पे T है, ये T हो जाएगा, और कहीं पे T है क्या, नहीं। तो अदरवाइज ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब देख P और LHS में कंप्लीट फाइंड कर लेता हूँ, P और Q एंड R, ये LHS है बेटा। तो LHS में ये वाला टेबल P वाला और Q एंड R वाला यहाँ पे और से कनेक्टेड है। तो बेटा तुझे पता है और मतलब पैरेलल करंट, और में दोनों भी F रहेगा तो ही तेरा वैल्यू F आएगा, अदरवाइज ट्रू आ जाएगा। तो हम लोगों को और में दोनों F ढूंढना है। तो ये TT है, TF है, TF है, TF है, FT है, FF है, FF है, FF है, मतलब लास्ट के तीन देख इधर, ये F है, ये भी F है, ये F है, ये भी F है, ये F है, ये भी F है, तो ये तीनों हो जाएंगे F F F, अदरवाइज तेरे वैल्यूज क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। ये LHS बन गया। अब RHS बनाते हैं। RHS में तुझे सिंपली P और Q निकालना है पहले, P और Q, ठीक है। और में क्या होता है, FF F होता है, तो यहाँ आपके लिए हम लोग FF देखते हैं, TT है, TT है, TT है, TF है, TF है, FF लास्ट में सिर्फ दो है, तो यहाँ पे लास्ट दो FF हो जाएंगे, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। अब P और Q, P और R बना लेते हैं। यहाँ पे P और R बना लेते हैं, P और R, P और R में, और में P और R में FF होना चाहिए, तो यहाँ पे एक F है, ये एक F है, यहाँ पर एक F है, बस दो ही है, मतलब ये एक F बन जाएगा, ये एक F बन जाएगा, अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ट्रू 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 ट्रू। अब देख मुझे RHS का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पता चल गया, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं दोनों को यूज़ करके पूरे स्टेटमेंट का वैल्यू निकाल लूँगा। बीच में दोनों के एंड साइन है बेटा, एंड साइन का मतलब क्या होता है, TTT, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे ढूंढेंगे, ये तो TT है, T आ गया, ये भी TT है, T आ गया, ये भी TT TT TT, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। देख बेटा हमको क्या बताना था पता है क्या, ये वाला जो टेबल है ना, अब मेरे पास ऊपर जगह नहीं है तो मैं टेबल इधर नीचे नाम लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉलम 5 और कॉलम 8 इक्वल है, देखो कॉलम 5 और कॉलम 8 इक्वल है, हेंस तुम क्या बोल सकते हो, हेंस तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि P और Q एंड R, P और ब्रैकेट Q एंड R इज इक्विवेलेंस टू P और Q, P और Q एंड P और R। देख ये वाला सम अभी हम लोग ट्राई करते हैं, सेकेंड वाला। क्या दिया है, P implies Q equivalence to negation of Q implies P implies Q, ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन है।
अभी देख यहाँ पे हम लोगों को LHS और RHS प्रूव करना है कि सेम है, मतलब दोनों का स्टेटमेंट का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट है, P और Q है। N इक्वल्स टू P कॉमा Q, मतलब दो ही है। तो यहाँ पे रोज कितने बनेंगे, 2:2, 4 रोज बनेंगे। और कॉलम्स कितने बनेंगे, तो 1 2 3 4। देख P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, पूरा कॉलम रिपीट हो रहा है ना, तो उसको 1 काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, इसको 5 काउंट करेगा तो -1 कर देना, बिकॉज ये दोनों टेबल देख सेम है, पूरा ब्रैकेट ही सेम। तो उसको तू 2 बार थोड़ी ना बनाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 + 2 आंसर आ जाएगा 6 कॉलम बनेंगे। और अगर तूने बना भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू विल गेट योर राइट आंसर। एक्स्ट्रा कॉलम 5 कॉलम भी बना दिया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यू विल गेट राइट आंसर। बस थोड़ी मेहनत कम हो इसलिए मैं बताता हूँ। नाउ तो ये 6 स्टेटमेंट वाला कॉलम बनेगा, यहाँ पर P होगा, यहाँ पर Q होगा, ये T होगा, ये FF होगा, TF होगा ये। ओके, नाउ LHS नेगेशन ऑफ Q भी है, तो नेगेशन वाले वर्ड टर्म्स को लिख लेने का बेटा पहले ही। तो नेगेशन ऑफ Q बना लेता हूँ मैं, तो ये FT हो जाएगा। ठीक है, अब देख तुझे ये ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। P पता है, नेगेशन ऑफ Q भी पता है, ब्रैकेट बना लेता हूँ। P इम्प्लाइज Q। बेटा इम्प्लीकेशन में क्या होता है, TF होता है, तुझे याद रहना चाहिए। T इम्प्लाइज F होता है, अदरवाइज सब ट्रू होते हैं। तो P इम्प्लाइज Q है ना, तो TF इधर दिख रहा है मुझे, TF यहाँ पे TF दिख रहा है, बाकी कहीं पे भी TF नहीं दिख रहा है, ये F हो जाएगा, बाकी सब ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, LHS को फॉर्म करेंगे। देख तू ऐसे भी कर सकता है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इम्प्लाइज 4 पे जाएगा, मतलब P इम्प्लाइज Q हो जाएगा, ये 4th कॉलम 5th कॉलम हो जाएगा तेरा। तो इम्प्लीकेशन में जनरली क्या होता है, TF होता है, TF F होता है। तो यहाँ पर P इम्प्लाइज, मतलब ये T है, ये T है और ये F है, तो यहाँ पर आंसर F आएगा। TT है, FT, बाकी सब क्या आ जाएगा, आंसर ट्रू आ जाएगा। ये कॉलम भी बना लिया हमने। अब लास्ट कॉलम भी बना लेते हैं, RHS बना लेते हैं। RHS में नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q हो रहा है, तो ये तेरा 6th कॉलम हो गया। अब नेगेशन ऑफ T इम्प्लाई कर रहा है इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, देख TF होगा, बाकी सब ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू। तो यहां से क्या पता चल रहा है, कॉलम नंबर 5 और 6 से, फ्रॉम कॉलम 5 एंड 6 तो डायरेक्ट लिख सकता है कि P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंस टू नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। ये ट्रू, इंपॉर्टेंट है ड्युअलिटी। ठीक है, ड्युअलिटी मतलब क्या होता है, अभी ये 2 एक्सरसाइज एटलीस्ट हो जानी चाहिए। देख ड्युअलिटी मतलब क्या, हेडिंग लिखो बेटा, ड्युअलिटी। बेटा हेडिंग ड्युअलिटी लिखने बोला, लिखा ड्युअलिटी। नाउ देख, ड्यूअल बहुत इजी है बेटा और इम्पोर्टेंट भी है, आ जाता है पेपर में। ड्यूअल मतलब क्या, ड्यूअल का मतलब होता है एंड को
और लिख देना, ठीक है। देख ड्वेल का मतलब जनरली किधर है, कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रहा यहाँ पे, ओके। ड्वेल में जनरली जिधर भी तुझे एंड दिखेगा उधर तू क्या कर देगा, और लिख देगा। जिधर भी तुझे और दिखेगा वहां पर क्या करेगा, एंड लिख देगा। समझा क्या बेटा? बेटा सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब फॉल्स। सी दिखा तो टी लिख देगा, टी दिखा तो सी लिख देगा। या तो अगर तुझे इसको भी कट कैसे करें, अरे यार। मैंने क्या बोला, ड्यूअल में क्या होता है बेटा, एंड दिखा तो और दिखा तो एंड, टोटोलॉजी दिखा तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा तो टोटोलॉजी, कैपिटल ट्रू दिखा तो उसका ऑपोजिट फॉल्स लिख देने, इसे बोलते हैं ड्वेल। याद रखना ड्वेल में नेगेशन का ड्वेल नहीं होता, मतलब नेगेटिव दिखा तो उसको हटा नहीं देने का, उसको एज इट इज रखने का। ड्वेल ऑफ अ ड्वेल इज ओरिजिनल स्टेटमेंट। एंड को और कर देंगे, टी को सी कर देंगे, ओके। एक काम करो, आपको क्या करना है, सेकंड वाला और फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला स्टेटमेंट लिख के लेना, फटाफट रीड करते हुए लिख के लो। वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये स्टेटमेंट है बेटा, तुझे मल्टीप्लीकेशन पता है, a इंटू सी प्लस डी रहेगा तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, a इंटू सी लिखते हैं प्लस a इंटू डी लिखते हैं। इसको बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सिंपल सी बात है। वैसे ही यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, जैसे P एंड Q और R है ना, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देख क्या हो जाएगा, P एंड Q और P एंड R हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है कि P एंड Q और R का ड्यूअल P एंड का हो जाएगा और का हो जाएगा एंड, ये ड्यूअल है। बस इतना ही यहाँ पे देखना होता है। अब देख यहाँ पे ड्यूअल लिखते, तो तुझे राइट द ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है P और Q और R, तो इसका आंसर है P एंड Q, और है ना तो एंड हो गया, और है तो ये फिर से एंड R, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। एंड को और कर दिया। ये देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड का मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ बेटा। तो नेगेशन में कोई चेंज नहीं होता, P एज इट इज, और का क्या हो जाएगा एंड, Q एज इट इज, एंड का क्या हो जाएगा और, ब्रैकेट एज इट इज, P और है तो ये हो जाएगा एंड, नेगेशन को तू कुछ नहीं करेगा, ब्रैकेट एज इट इज, Q एज इट इज, एंड हो जाएगा और, नेगेशन ऑफ R, ये तेरा ड्यूअल हो गया बेटा। समझा क्या ये? अब तुझे सेकंड और थर्ड का ड्यूअल खुद से लिखना है, दैट्स, फटाफट लिख ले। अब देख बेटा सेकंड का कैसे करना है तुझे, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब जॉइंट स्टेटमेंट तूने देखा है, अब इसका ड्यूअल लिखना है। 13 इज प्राइम नंबर, 13 इज प्राइम नंबर, एंड के जगह पे क्या आ जाएगा बेटा और, तो तू इसका ड्यूअल कैसे लिखेगा, आंसर लिखेगा 13 इज प्राइम नंबर। अब अंदर स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, अपना फोकस सिर्फ एंड और पे रहेगा। तो ये और एंड है तो ये और हो जाएगा, और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये तेरा आंसर होगा।
ठीक है। अब देख इधर और है तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, इधर एंड है तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। अ नंबर इज रियल एंड है तो और हो जाएगा, दैट्स इट, सम सॉल्व। समझा? तो इधर चेंजेस कर ले बस, ये एक्सरसाइज हो गई। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे अभी। अब जितना सब भी हमने पढ़ा है ना, उन सब का नेगेशन निकालने को सीखेंगे। ओके, एक ही इसमें हेडिंग लिखो, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। नाउ देख, नेगेशन ऑफ कंपाउंड, कंजंक्शन मतलब क्या था बेटा, P एंड Q था। इसका नेगेशन मतलब बाहर नेगेटिव साइन है। अब ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगी ना, तो ये P तेरा नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो एंड है ये और हो जाता है, और ये Q तेरा नेगेटिव ऑफ Q हो जाएगा। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ कंजंक्शन, नेगेटिव ऑफ कंजंक्शन। तुझे नेगेटिव ऑफ कंजंक्शन लिखना है फर्स्ट पॉइंट में, और सिर्फ इतना लिखना है, दैट्स इट, और कुछ लिखना नहीं है। लिख लो फटाफट, इतना सिर्फ इतना लिखना है बेटा। नाउ नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या लिखेगा, देख, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, और। अब इसके बाहर अगर नेगेटिव साइन रहेगी ना, तो ये नेगेशन ऑफ जाएगा, और का नेगेशन हो जाएगा एंड, और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू। तुझे सिर्फ इतना ही लिखना है बेटा इसमें। बेटा इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ऊपर वाला भी जो था ना, वो भी नेगेशन वाला डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ 2 है। ओके, ये हो गया, ठीक है, समझा ये। नाउ नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन का भी नेगेशन, जैसे P स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन है P, इसका भी नेगेशन, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन P इटसेल्फ हो जाएगा। देख, दोनों का ट्रुथ टेबल सेम है, तो नेगेशन ऑफ P, तेरा आंसर क्या हो जाएगा, P। इसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन बेटा, ठीक है। हो, ये भी इतना ही लिख के लेना है बेटा, सिर्फ इतना ही लिखा है। हुआ लिख करिए। थर्ड पॉइंट देखा, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। बेटा ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या, देख ध्यान से देखना, P इम्प्लाइज Q है ना, तो तू इसको ऐसे भी लिख सकता है, नेगेशन ऑफ P और Q। कैसे लिख सकता है, नेगेशन ऑफ P और Q, P इम्प्लाइज Q है ना, इफ देन है ना बेटा, इफ देन है ना, तो तू उसको क्या लिख सकता है, नेगेशन ऑफ इफ पहला वाला स्टेटमेंट और Q। तो इसको याद कैसे करेंगे, इफ देन है तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और Q, नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और Q। इसको याद कैसे करेंगे, नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और Q, सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज, ठीक है। नाउ अब देख बेटा, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मैंने इम्प्लीकेशन को बाहर से नेगेशन लगा दिया ना, तो क्या होता है, देख इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है, नेगेशन ऑफ P और Q है, तो इसके बाहर से नेगेशन लग जाएगा, मतलब नेगेशन ऑफ P मिलेगा, और का नेगेशन एंड हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ Q मिलेगा। तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q। मतलब यहां पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज
फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो जनरली इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, देख नेगेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। ये लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सम सॉल्व करने के लिए। फिलहाल तुझे क्या करना है, फिलहाल तुझे यहाँ पर ये लिख लेना है इतना, और ये वाला नेगेशन वाला पार्ट लिख लेना, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। उसको प्रूफ कैसे किया अगर आपको लिखना है तो वो भी साथ में लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, P डबल इम्प्लाइज Q में P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तुझे याद है इम्प्लीकेशन का जस्ट अभी तूने नॉर्मल फॉर्म देखा, जिसमें क्या होता है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और Q सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज, एंड ये हो जाएगा Q इम्प्लाइज P नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला है बेटा, और रहेगा। ओके, हमने अभी जस्ट देखा यहाँ पे, ये मैंने और लिखा है, ठीक है, यहाँ पे भी और ही है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब तू क्या कर रहा है ना, इसको नेगेशन लगा रहा है। तो अगर तू LHS में नेगेशन लगाएगा तो RHS में भी नेगेशन लग जाएगा। और बेटा तू इसको अगर सॉल्व करेगा ना, नेगेशन अंदर दोनों को भी देगा ना, तो तेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख, मैं पहले वाले ब्रैकेट को नेगेशन देता हूँ, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड का हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P। ये मैं पहले वाले ब्रैकेट को नेगेशन दिया, ये तो मैंने सॉल्व करके इसके नेक्स्ट स्टेप्स बताए। अब देख, तुझे पता है करके नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन एंड Q, और एज इट इज फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन एंड सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज। बेटा ये तुझे याद रहना चाहिए, पहला ये और दूसरा ये पार्ट। डबल इम्प्लीकेशन में ये दोनों लिख के ले, जो ब्रैकेट्स में दे रखा है मैंने, डबल इम्प्लीकेशन हेडिंग लिखो और ये लिख के ले। इफ दिख रहा है बेटा यहाँ पे, स्टेटमेंट अगर तुम पढ़ोगे तो ये क्या है, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। मतलब ये कुछ ऐसा है, इफ देन का स्टेटमेंट है बेटा, ये किसका स्टेटमेंट है, इफ देन का स्टेटमेंट है। इफ देन में जनरली क्या होता है, P इम्प्लाइज Q होता है। P इम्प्लाइज Q का नेगेशन क्या होता है, जरा देख, फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव एंड सेकेंड स्टेटमेंट, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव एंड सेकेंड स्टेटमेंट। ऑल का नेगेशन क्या होता है बेटा, ऑल का नेगेशन क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड बेंच, ऑल का नेगेशन क्या होता है, तुम लोग मतलब ध्यान दे ही नहीं रहोगे। ऑल का नेगेशन क्या है, सब है बेटा। तुम लोग दोनों का ध्यान बिल्कुल नहीं है, मैं 4-5 बार बोल चुका हूँ। ऑल का नेगेशन है सम। बेटा डिफिकल्ट है ये वाला सब, यही वाला डिफिकल्ट है। तूने देखा इफ देन है, इफ देन का नेगेशन, तो मैं इधर P लिख देता हूँ। P स्टेटमेंट हमेशा इफ वाला रहता है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इट इज नाइट। ठीक है, फिर Q स्टेटमेंट क्या है देख, द स्टार्स आर शाइनिंग, द स्टार्स आर शाइनिंग।
इस फॉर्मेशन में लिखना है। नेगेशन ऑफ पी मतलब इट इज नॉट नाइट। अभी तुम लोग यहाँ पे नए बच्चे हो तो मैं इधर नेगेशन ऑफ पी भी लिख देता हूँ। नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? इट इज नॉट नाइट एंड द स्टार्स आर शाइनिंग, एंड द स्टार्स आर शाइनिंग। तो यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव है। लॉजिकल, ये सब लिखना नहीं रहता, तुम लोगों को समझने के लिए लिख रहा हूँ। लॉजिकल कनेक्टिव क्या है? इम्प्लीकेशन है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, तुझे सिर्फ इतना लिखना है, ये तेरा आंसर है बेटा, सिर्फ इतना लिखना है क्या कि इट इज नॉट नाइट, इट इज नॉट नाइट। एक मिनट, ऑल का नेगेशन क्या है बेटा? सम, ठीक है। तो सम लिखेंगे। अभी स्टेटमेंट को बनाएंगे कैसे? इट इज नॉट नाइट एंड सम स्टार्स आर शाइनिंग, ये सही है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इट इज नॉट नाइट। देख ये लिख लिया मैंने। इसके बाद एंड है, एंड अच्छा नहीं, नेगेशन में एंड आएगा बेटा। देख नेगेशन वाला, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। अच्छा ये तो फिर पी एंड नेगेशन क्यों होगा बेटा? ये गलत लिखा हमने, ये कुछ ऐसा होगा। देख P इम्प्लाइज Q क्या होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेशन और Q होता है। P इम्प्लाइज Q का नेगेशन क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी इसके हिसाब से मुझे स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे स्टेटमेंट? लॉजिकल नेगेशन ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। तो ये बन जाएगा P, पहला वाला स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, इट इज नाइट एंड ऑल का नेगेशन क्या है? सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। या फिर तो इसको लिख सकते हो सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग एंड इट इज नाइट, ये भी राइट। ऐसे भी जा सकते हो, या तो ये सिंबॉलिक ले जाओगे तो ये राइट है। तुझे इसका आंसर सिर्फ ये लिखना है, ना कि ऊपर का। सोचना कैसे है ना, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये लिख लो, पूरा लिख लो तुम लोग इधर से इधर तक। अभी हम लोग स्टार्ट करते। ये लिख के हो गया बेटा? ये हो गया लिखकर। अब देख, अब इजी है ये वाला, सच में डिफिकल्ट था समझने के लिए और कॉम्प्लिकेशंस में थे चीज़ें। अभी बाकी तुझे बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा तू। नाउ नेक्स्ट में देख बेटा, नेगेशन कैसे लिखेगा। तुम लोगों को पता नहीं जो एब्सेंट थे, बट यहाँ पे ये उल्टा ए है ना बेटा, उल्टा ए को हम लोग क्या रीड करते हैं? फर्स्ट बेंच। उल्टे ए को क्या रीड करते हैं अपन? क्या बोलते थे? ढूंढ के बता मुझे। देखो और बताओ मुझे क्या बोलते हैं, या किसी को पता है तो बताओ। वन 1.7 एक्सरसाइज में देखो, इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसको क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स बोलते हैं। ये दो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर ऑल का नेगेशन होता है देयर एग्जिस्ट, तो इसका नेगेशन तू क्या लिखेगा? देख, फॉर ऑल का नेगेशन है देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
n प्लस वन, बेटा ग्रेटर देन का ऑपोजिट क्या होगा बता मेरे को, लेस देन और इक्वल टू, बिकॉज इधर इक्वल टू नहीं है ना, तो उधर क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, तो इधर क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, ये तेरा नेगेशन हो गया, तेरा आंसर है, लिख लो ये सेकंड का आंसर। नाउ देख इसका नेगेशन क्या लिखेगा तू, देयर एग्जिस्ट है ना बेटा, ध्यान दे इधर, देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट का नेगेशन क्या लिखेगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n स्क्वायर प्लस टू इज ऑड नंबर, तो तू क्या लिखेगा, इज नॉट ऑड नंबर, इवन नहीं लिखना बेटा, ऑपोजिट नहीं, सिर्फ सिंपली नॉट लगाना, इज नॉट ऑड नंबर, या तो तू ऐसे लिख सकता है, इट इज नॉट केस दैट इट इज ऑड नंबर, या तो तू क्या लिख सकता है, इट इज नॉट ट्रू दैट इट इज ऑड नंबर, इट इज फॉल्स दैट इट इज ऑड नंबर, ये तो उसको ऑड नंबर को ऑड नंबर ही रखना है तेरे को, कैसे भी करना है, उसको इवन या अलग स्टेटमेंट में बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। देख नेक्स्ट ये लिख लिया बेटा तूने, तू इधर लिख नहीं रहा, फर्स्ट बेंच हो, फोर्थ भी लिखा, तो करना फटाफट, इनके तरह ही बिहेव कर रहा है जैसे अब भी पहला लेक्चर है तेरा, तुझे सम का आता है ना, सम का ऑपोजिट क्या है, अभी लिखा ना तूने, ऊपर लिखा है देख, नेगेशन ऑफ सम, ये नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स वाले स्टेटमेंट में देख, हाँ बता फटाफट, सम का नेगेशन क्या है, ऑल, तो इधर क्या आएगा, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, बरोबर बरोबर, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, ये तेरा आंसर हो गया, ये हो गया नेगेशन। ओके लिख कर हुआ ये, देन देख नेक्स्ट, P implies R and Q, इसका नेगेशन बनाना है बेटा तेरे को, तो इसका नेगेशन कैसे बनाएगा, तुझे नेगेशन साइन बाहर से ऐसे देनी है, ठीक है, तो मैं इसको, हम लोग इसको पेज पे सॉल्व करते हैं, P implies R and Q, ये 1.8 एक्सरसाइज है, मतलब 8 एक्सरसाइज, नेगेशन निकालना अपने को, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सम है, P implies Q, P implies Q, सॉरी P implies R and Q है, P implies R and Q है, इसका नेगेशन निकालना है, तो नेगेशन ऑफ P implies R and Q, बेटा चलो सॉल्व करो इसको, नेगेशन साइन अंदर दोनों लोगों को मिलेगी, पहले को भी मिलेगी, P implies R, एंड का नेगेशन और हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा लास्ट वाला। अब देख इम्प्लीकेशन का नेगेशन, बेटा इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट, ये इम्प्लीकेशन का नेगेशन है, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट आर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ आर, ये तेरा वैल्यू हो गया, और नेगेशन ऑफ क्यू, दिस इज योर आंसर। अब देख नेगेशन ऑफ पी और क्यू इम्प्लाइज आर,
negation of P or Q implies R। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है। अब इसमें तुझे नेगेशन ऑफ P और Q implies R लिखना है बेटा। तो तू इसको नेगेशन नहीं दे सकता क्योंकि इम्प्लीकेशन का साइन है बीच में, इम्प्लीकेशन की तरह बिहेव करेगा ये। इम्प्लीकेशन क्या, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेटमेंट भाई तुझे ऐसे ही लिखना है एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखना फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू है, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, आर है, तो नेगेशन ऑफ आर हो जाएगा। अब ये नेगेशन साइन अंदर जा सकती है, तो ये नेगेशन साइन अंदर चली जाएगी, तो नेगेशन ऑफ पी और का नेगेशन एंड हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर। दिस इज योर आंसर। बेटा यहाँ पे अब तुम लोगों को समझ गया कि नेगेशन कैसे करना है, तो मैं अभी थर्ड वाला इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। थर्ड, negation of P and Q and negation of Q और negation of R। बेटा देख बीच में कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन का नेगेशन लगेगा यहाँ पे, मतलब नेगेशन पहले दोनों को लग जाएगा, LHS को भी, कंजंक्शन को भी और RHS को भी। तो नेगेशन ऑफ P एंड Q ये हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ R यहाँ पे ये अंदर मिल जाएगा। नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, ये और हो जाएगा, ये नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, और एज इट इज नेगेशन अंदर मिल जाएगा, नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, और का नेगेशन एंड हो जाएगा, नेगेशन ऑफ R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। फोर्थ वाला ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड लिखता हूं मैं। सेकंड वाला थोड़ा सा, P डबल इम्प्लाइज Q और नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ R। ठीक है, ये इसके बाहर नेगेशन ऑफ की साइन लगेगी। अब दोनों को भी नेगेशन मिलेगा, नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q और का नेगेशन एंड हो जाएगा, और इसको भी नेगेशन साइन मिलेगी, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ R। अब तुझे पता है नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q क्या है, फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ Q, और यहाँ पर Q एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, मतलब दोनों वाइस वर्सा हो जाते हैं और बीच में और की साइन, एंड ये अंदर जाएगा। ये अंदर जाने से पहले ये इम्प्लीकेशन है बेटा, P इम्प्लाइज Q का नेगेशन क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड Q नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, नेगेशन ऑफ Q है, उसको एज इट इज रखना है, एंड नेगेशन ऑफ R हो जाएगा। नेगेशन ऑफ R क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म का नेगेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। हाँ वो R हो जाएगा, इधर बीच में नहीं बेटा, नेगेशन इम्प्लीकेशन में एंड हो जाता है, वो P इम्प्लाइज Q में नेगेशन ऑफ P और Q होता है। तो ये तेरा आंसर है। ठीक है, इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल तो हम इतना ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला ये होमवर्क ले लो। बंद कर दे, ठंडा तो इधर तक लग रहा है। ओके बेटा, ये डन। नाउ कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो उसको इंपॉर्टेंट लिख दो। कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, तो देखो यहां पर है कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव सिर्फ इम्प्लीकेशन में ही लगता है। तो द कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होगा, कि Q इम्प्लाइज P हो जाएगा। इनवर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या होगा, नेगेशन ऑफ
क्यू पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। ये लिख कर ले लो, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और इंपॉर्टेंट है बेटा ये, P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स होगा Q इम्प्लाइज P, इनवर्स होगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। ओके, कन्वर्स होगा Q इम्प्लाइज P, इनवर्स होगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। इसको बोलते हैं कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव।